सो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आज हम समझेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो क्या है ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? प्रोफेशनल और स्केप्टिसिज्म का कॉम्बिनेशन। प्रोफेशनल हम लोग हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे मेंटेन किया गया स्केप्टिसिज्म इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बट स्केप्टिसिज्म क्या है? तो गूगल का अगर जनरल मीनिंग आप सर्च करें तो उस पर क्या मिलता है आपको रिजल्ट? डाउट एज टू द ट्रूथ ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज के सच होने में हमें डाउट हो रहा है। और वो डाउट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इंडिकेटर्स, कंडीशंस, any other information that is available to us along with the information that is being told to us, जिसकी वजह से हमें डाउट हो सकता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वाइफ और अ गर्लफ्रेंड जिनको छोटी छोटी बातों पे आपके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। अगर आप कॉल पे बिजी हैं तो कॉल पे बिजी किसके साथ थे, तो सवाल पूछ के कहानी तो खत्म हो जाएगी, बट डाउट रहेगा तुम्हारा नंबर हमेशा बिजी क्यों रहता है। अरे यार काम चल रहा है, ऑफिस का इतना सारा काम है, ओके। बट कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंड अगर बीवियों की बात करें, सो परफ्यूम कोई लगा हुआ है, परफ्यूम आप घर पहुंचते हैं और परफ्यूम की खुशबू लेके उनको लगता है ये परफ्यूम तो ये भाई साहब लगाते नहीं है। भाई साहब उनको नहीं कह सकते ऑब्वियसली, ये तो लगाते नहीं है, तो इनके पास ये कैसे है? सो आप पूछते हैं सवाल और आगे से जवाब मिलता है, अरे यार अशोक कल जो है परफ्यूम लगा रहा था, कल नहीं आज ही परफ्यूम लगा रहा था, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा गिर गया। हाँ हो सकता है, but this will make her alert. She will not start, investigating about this, but this will be one thing that will be captured in her memory and she will keep it, along the way. जहां भी कोई और ऐसी चीज सामने आई तो उस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा और उसके बेसिस पे दोबारा सोचा जाएगा whether there are chances that there is doubt towards the truth of something. Now, an additional thing that also comes along with this, a quote you can say, or a saying goes for auditors, that auditor is a watchdog, not a bloodhound, right? It's a watchdog, not a bloodhound. ये watchdog क्या है? Any specific dog, which is any kind of dog, जिसको हम कह सकते हैं कि it does not starts barking on everyone. It just maintains an attitude where it keeps its ears open. जहां कुछ फिशी लगता है, जहां पे ये गली में जब कभी आ जाते हैं कबाड़ी वाले या कोई भी, तो उन लोगों को देख के अक्सर ये जो है अपना बाकिंग शुरू कर देते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि इन लोगों के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट अगर आप बात करें ब्लड हाउंड की, ब्लड हाउंड इज बेसिकली अ ब्रीड ऑफ डॉग जो अपने आप में इन्वेस्टिगेटिव लेवल के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी स्निफिंग पार्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस स्निफिंग पावर की वजह से उसको इन्वेस्टिगेटरी और इन्वेस्टिगेटिव डॉग कहा जाता है। सो पुलिस स्क्वाड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इन डॉग्स को बहुत ज्यादा यूज करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोग इसे घर में नहीं रखते हैं, घर में भी रखते हैं, बट उसका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। तो वी हैव बीन कंपेयर्ड बिटवीन द टू। वी डोंट गो अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग, वी डोंट स्टार्ट स्निफिंग कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हम शुरू हो जाते हैं। जब तक कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी तब तक हम उसको चेक करने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। अलर्टनेस रखेंगे, एक चीज मिली उसकी क्लैरिटी नहीं मिली, अगली चीज जो है चेक करते रहेंगे, बट उस चीज को ध्यान में रखेंगे जिसमें गड़बड़ दिखाई दी थी। राइट, दिस इज द जनरल मीनिंग कि स्केप्टिसिज्म होता क्या है? सच को सच समझना, लेकिन अगर कंडीशंस कोई उसके ऑपोजिट जा रही हैं या कंडीशंस या इंफॉर्मेशन कुछ और बता रही है तो डेफिनेटली अलर्टनेस रखना about the truthfulness of that specific thing, right? Okay, that brings us to the definition of professional skepticism. Professional skepticism की definition क्या है? It is आका। आका ये तो सुना हुआ आप सभी ने। आका is basically चिराग था ना अलादीन का, अलादीन के चिराग में वो जीनी निकलता था और कहता था जो हुक्म मेरे आका। ये वही वाला है, ब्लू ग्रीन कलर का जीनी, अलादीन के कार्टून्स में आता था। ओके, सो आका क्या है? अलर्ट, द फर्स्ट कॉर्ड इज, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। बीइंग अलर्ट फर्स्ट पार्ट, एंड देन क्वेश्चनिंग माइंड सेकंड पार्ट, एंड देन थर्ड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। बट अगर पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो पूरी डेफिनेशन क्या है? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर्स और फ्रॉड्स, a questioning mind and a critical assessment of audit evidence. ये डेफिनेशन बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अलर्ट रहना टू कंडीशंस जो इंडिकेट करती हूं कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अलर्ट रहना टू कंडीशंस, कंडीशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट,
अलर्ट रहेंगे टू कंडीशंस जिसकी वजह से लग रहा है मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। अभी कंडीशन क्या हो सकती है? कोई एक डॉक्यूमेंट है एक जगह पे, उसमें कुछ मेंशन्ड है, वही डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक और जो है डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसमें कुछ और मेंशन्ड है। बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन कुछ और आ रही है और P&L में कुछ और आ रही है। डाउट हो रहा है कि क्या चक्कर है। मशीनरी का जो बिल काटा है वो अमाउंट कुछ है, लेकिन जीएसटी जो क्लेम किया है वो कुछ और है। तो गड़बड़ लग रही है कि जीएसटी और ये मैच क्यों नहीं कर रहे हैं। अलर्ट हो रहे हैं हम, कंडीशंस है कि कुछ एरर है या फ्रॉड हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली विल बिकम मोर अलर्ट। दूसरा, क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड अलर्ट होने के बाद ही आता है। जब अलर्ट है आपको स्पेसिफिक कंडीशंस दिखाई देगी जिसमें आपको लग रहा है गड़बड़ होने के चांसेस हैं, एंड इन दैट सिचुएशन आप क्वेश्चनिंग करनी शुरू करते हैं। इसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं हम। सो एसेंशियली अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन मिली है जिसमें एरर फ्रॉड होने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। तो ये जो हमें डाउट आया था डिप्रिसिएशन में या इनवॉइस जीएसटी में, इसको रिमूव करने के लिए हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। वो हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और हमारा डाउट या तो रिजॉल्व हो जाएगा या फिर और ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वाकई ही कोई गड़बड़ हुई है। दो चीजें हो गई। नाउ थर्ड इज क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। दिस मींस जब आपने अलर्ट होकर कंडीशंस देख ली, फिर आपने क्वेश्चनिंग कर ली, तो उसके बाद तीसरी चीज आती है एविडेंस भी ऑब्वियसली आपने कलेक्ट किए होंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस सिचुएशंस, या जनरली जो आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं इवन इन कंडीशंस जहां पे ये सब कुछ नहीं मिला था, वहां पे भी आप किस चीज के ऊपर ध्यान देंगे? आप ध्यान देंगे कि जो भी ऑडिट एविडेंस हमें मिले हैं उनको क्रिटिकली असेस किया जाए, ये देखा जाए कि कहीं किसी तरह का कोई इशू तो नहीं लग रहा है इस सिचुएशन में भी और अदरवाइज भी। एंड एज सच क्रिटिकली असेस करते हुए आप अलर्ट रहते हैं कि कहीं किसी एक एविडेंस से दूसरे के बीच में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि एविडेंस सारे के सारे जरूरी नहीं है एक ही पर्सन कलेक्ट कर रहा है। देयर कैन बी अ टीम व्हिच हैज बीन अलॉटेड, so two or more than two persons are working on a same specific thing only. Maybe it is related to plant and machinery. बहुत plant and machinery है, एविडेंसेस आप कलेक्ट कर रहे हैं, एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है। इवेंचुअली जब इकट्ठे होंगे तो उसका क्रिटिकल असेसमेंट होना चाहिए टू चेक इफ एवरीथिंग इज कोरोबरेटिंग। कोरोबरेटिंग मींस आपस में उनका कोरिलेशन जो है वो समझ आ रहा है। दैट इज ऑल थिंग्स आर अलाइंड इन द सिंगल वे। ये बात हमारी यहां तक रही। दिस ब्रिंग्स अस टू द इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें मेंटेन करना कब कब। अलर्ट शुरू में हमने कहा हम रहेंगे, हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो उसके दरमियान क्वेश्चनिंग भी करेंगे ऑब्वियसली, और उसी के साथ हमने क्या कहा कि हम क्रिटिकली असेस करेंगे ऑडिट एविडेंस को। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने प्लानिंग की थी तब भी आप रखेंगे, जब आप ऑडिट कर रहे हैं, अभी चल रहा है, कंडक्ट कर रहे हैं, तब भी करेंगे, और जब आप लास्ट के बीच में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हुए भी आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अलर्टनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। वहां भी शायद कुछ चीजों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप फिर से क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, राइट? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कब कब हमें करना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन। The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statements to be materially misstated. मतलब क्या कह रहा है? ऑडिटर प्लान और परफॉर्म करता है एक ऑडिट को पीएस को ध्यान में रखते हुए, इस बात को अपने जहन में रखते हुए कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल सकती हैं। सो एसेंशियली आपको शुरू में प्लानिंग करते हुए भी चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपको जब आप कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट, परफॉर्म कर रहे हैं, तब भी आपको चाहिए पीएस, और जब लास्ट में आप अपना पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तब भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें। इस रीजनेबल एश्योरेंस को देने का तरीका क्या है कि आप हर वक्त अलर्ट रहें, आप हर चीज को बहुत गहराई में चेक करें, आप एविडेंसेस को आपस में कोरोबरेट करने की कोशिश करें। सो इन दैट सिनेरियो इट मींस प्लानिंग परफॉर्मिंग के वक्त, दोनों वक्त। परफॉर्मिंग हमारी तब तक खत्म नहीं होती है जब तक हम ओपिनियन क्रिएट करके रिपोर्ट नहीं दे देते हैं। परफॉर्मिंग रिमेन्स टिल द लास्ट ऑफ इट। सो परफॉर्मिंग इज अ कंप्लीट पीरियड, प्लानिंग इज अ बिगिनिंग पीरियड ओनली। परफॉर्मिंग इज अ कंप्लीट पीरियड। इस पूरे पीरियड के बीच में आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर थिंग। हमारा पहला आका का हमने जो बात किया, अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये तीन चीजें। इसमें सबसे पहली चीज जो हमारी
अलर्ट है। कह रहा है कि अलर्ट रहना जरूरी है। क्यों अलर्ट रहना जरूरी है? क्योंकि गड़बड़ तो हो सकती है, गड़बड़ तो हो सकती है, आप गड़बड़ को रोक तो नहीं सकते। इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को शुरू से लेकर आखिर तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि गड़बड़ से बचा जा सके। ओके, अब पीएस के बीच में हमारा दूसरा जो कोड आ रहा है, पहला कोड हमने पढ़ा था आका, AQCA, राइट। ये जो AQCA हमने पढ़ा था ये हमारी डेफिनेशन थी। अगला कोड जो है वो ए से रिलेटेड है, अलर्टनेस से रिलेटेड। सो बेसिकली उसका कोड क्या है? आरसी में फ्रॉड, आरसी में फ्रॉड। आर है रिलायबिलिटी, सी है कॉन्ट्राडिक्शन, जबकि सी पहला पॉइंट है और आर सेकंड पॉइंट है, बट वी हैव केप्ट इट इन अ डिफरेंट मैनर ओनली। आर हमारा रिलायबिलिटी है, पहला कॉन्ट्राडिक्शन है, तीसरा फ्रॉड है, एंड चौथा हमारा एडिशनल प्रोसीजर्स है, राइट। सो इस कोड के थ्रू हम अलर्टनेस को समझेंगे। तो हमारे बेसिकली 3 कोड्स हैं जो हम इस डेफिनेशन में करने वाले हैं। आका हमने पढ़ लिया है, उसके बाद आरसी में फ्रॉड है और एक थर्ड और हमें अभी आगे पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, कुछ कंडीशंस देता है यहाँ पे जिसके प्रति हमें जो है ध्यान रखना जरूरी है। पहला हमारा जो है, जो हमने बात की, सी के थ्रू आ रहा है, दैट इज ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। मतलब आपने एक ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया और दूसरा ऑडिट एविडेंस उसके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे यहां एग्जांपल देता है, रिकंसिलेशन आपने की और उसके बीच में स्टॉक 5,000 रुपया दिखा रहा है, जबकि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट शोज स्टॉक ऑफ 3,500। सो यहां पे जो गड़बड़ आ रही है वो गड़बड़ क्या है कि आपने रिकंसिलेशन किया, उसके बीच में स्टॉक 5,000 दिखा रहा था, एक्चुअल स्टॉक यानी आपको जो दिखाई दे रहा है, जबकि इंश्योरेंस के बीच में 3,500 दिखा रहा है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है, 5,000 है या 3,500 है? आपने क्वेश्चनिंग की, क्रॉस क्वेश्चनिंग, अलर्टनेस हुई, क्योंकि पहले हमें कंडीशन दिखाई दी, डाउट अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ? डाउट अराइज हुआ। अगर डाउट अराइज हुआ तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, राइट। सो डाउट क्या अराइज हुआ? 5,000 और 3,500 का डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस को आप समझने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चनिंग करेंगे। आपने पूछा कि जनाब बताइए, ये जो सवाल, ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों है? उन्होंने जवाब दिया कि सर हम क्या बताएं आपको, पहले हमने स्टॉक जो है वो 3,500 का रखा हुआ था, हमने इंश्योरेंस करवाया तो 3,500 का करवाया, अगले ही दिन साहब ने बोल दिया और स्टॉक मंगाना जरूरी है क्योंकि नया ऑर्डर आ गया है। सर अब इंश्योरेंस तो हो चुके थे हमारा, हमने स्टॉक नया मंगाया सर, सेम डे रात को स्टॉक आया, लेकिन इंश्योरेंस हमारा सुबह हुआ सर, वो नेक्स्ट डे पे हुआ, नया ईयर में हुआ सर, इसलिए डिफरेंस। रंगा पानी, बात तो सही बोले तुम, तो हमको क्लैरिटी हो गई, राइट। बट क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन थी इसलिए हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश की और सवाल उठाए हमने, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं गड़बड़ जो है वो एक्चुअली एरर है या फ्रॉड है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जेन्युइन सिचुएशन हो, तो उस जेन्युइन सिचुएशन को भी समझा जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट कोड हमारा है आर, reliability. Information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. जैसे क्या कहता है? Just because management is not involved in any fraud in the past does not mean financial statement manipulation is not possible. Right? अब बेसिकली यहां पे कहना क्या चाह रहा है? मैनेजमेंट हमेशा से कहता है कि अच्छी रही है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करने का और मैनेजमेंट के पास किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं आई, हमेशा इनकी जेन्युइननेस हमें दिखाई दी है, हमेशा इनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी दिखाई दी है, हमें कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हमें फ्रॉड्स दिखाई दे। एरर तो मामूली सभी जगह पे होते हैं। लेकिन एक ट्रांजैक्शन हमने जो है देखी, सपोज हम यहां पे क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो क्वेश्चन में ला रही है, जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है, किसके ऊपर? रिलायबिलिटी के ऊपर। किस रिलायबिलिटी के ऊपर? एक तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं टू इंक्वायरीज दैट वी मेड टू देम, एनी इंक्वायरीज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट वी मेड, एंड इवेंचुअली ये दोनों चीजों को हमने एज ऑडिट एविडेंस यूज करना है अपने ऑडिट के बीच में। इस कॉम्बिनेशन के बारे में बोल रहा है कि जो भी ये दो चीजें मिली हैं आपको, इनके ऊपर आपको रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? ड्यू टू एन इन्फॉर्मेशन दैट केम इनटू योर पोजीशन। ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? द फर्स्ट थिंग, ये इंफॉर्मेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज
ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ऑडिट करने गए हैं इसका नाम है कीनू लिमिटेड, और इसके बीच में एक ट्रांजैक्शन हमने देखने को मिली, स्क्रैप सेल किया गया है। स्टॉक बताया गया है कि स्टॉक की कंडीशन खराब है और स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई थी, इसलिए उसको एज स्क्रैप सेल कर दिया गया, और सेल किसी ऑर्गेनाइजेशन को किया गया जो अनरिलेटेड है। अब हम इस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो माल्टा लिमिटेड है जिसको इन्होंने सेल किया था, बाय चांस उसका भी ऑडिट हमें मिल गया है, और वो ऑडिट करते हुए हमें पता चला कि जिस स्क्रैप को उन्होंने परचेज किया था उस स्क्रैप की वैल्यू आज की डेट में वो फुल स्टॉक वैल्यू पे दिखा रहे हैं। रीजन बीइंग वो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट विच एवर इज हायर, और हमारे स्क्रैप की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है मार्केट में, और स्क्रैप की वैल्यू ऐसे इंक्रीज नहीं होती है कभी भी। सुन रहे हो ना ध्यान से? हाँ, तो अगर स्क्रैप की वैल्यू इन्होंने बढ़ा के दिखाई है तो इसका मतलब स्टॉक ठीक था, और वहां पे काफी सारी जो है तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि गड़बड़ है, फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। स्टॉक वैल्यू इन्होंने इंक्रीज कर दी, बाद में प्रॉफिट्स गिरा दिए। इन्होंने स्टॉक वैल्यू का प्राइस रिड्यूस कर दिया था प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने अपना जीएसटी भी नीचे कर दिया। अब जब ये इंफॉर्मेशन हमारी पकड़ में आई तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या पता चला कि रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, इंक्वायरीज करते हुए जो हमें मिले हैं उसके ऊपर अब हम विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकते, जबकि आज तक 5 साल में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी कि हमको इनके ऊपर किसी तरह का भी डाउट हो। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी पकड़ में ऐसी आती है जिसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है तो आप अब रिलाय नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर, विच मींस आपको और ज्यादा अलर्टनेस यूज करनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, किसी विसल ब्लोअर ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि किसी ने आपको बताया कि सर फलाने फलाने बंदे के पास गाड़ी, पैसा, पता नहीं सर क्या क्या आ गया है, और वो कहां से आया है? यही ट्रांजैक्शंस जो उल्टी पुल्टी हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैनिपुलेशंस की जा रही हैं, पैसा जेब में डाले जा रहे हैं, तब भी हमें क्या पता चलेगा? मैनेजमेंट के ऊपर रिलायबिलिटी अब हम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स और रिस्पॉन्सेज भी तो मैनेजमेंट ही दे रही है, उसके ऊपर भी रिलाई करना मुश्किल हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो है कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। जैसे कि एग्जांपल क्या देता है, 20% इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल व्हाइल प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय जस्ट 5%। मतलब हमारा स्टॉक जो है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज हुआ सिर्फ 5%, जबकि फ्यूल कितना इंक्रीज हो गया? 20%। ऐसी सिचुएशन के बीच में डाउट अराइज होना बनता है कि फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अब इसको दूर करने का तरीका क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड, क्रॉस क्वेश्चनिंग, अलर्ट कंडीशन की वजह से हुए क्योंकि डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा सच और झूठ क्या है। और सच और झूठ को जानने का सिंपल तरीका है कि हमने उनसे पूछा कि बताइए सर ये डिफरेंस क्यों है? वो बोले कि सर इस बार क्या बताएं, हमारा तो मशीन ही खराब हो गया था। हमने कहा यार तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, क्या हो गया मशीन को तुम्हारी? अरे सर रिपेयर टाइम से हुआ नहीं था और इस वजह से कितना सारा हमारा रॉ मटेरियल भी खराब हो गया, और प्रोडक्शन उतनी हुई नहीं, इसलिए फ्यूल तो कंज्यूम हो गया हमारा मशीन में, लेकिन हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और इस चक्कर में हमको इतना सारा रिपेयर भी करवाना पड़ा, कितना सारा पैसा लग गया सर, हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमने कहा अच्छा रिपेयर दिखाओ, कौन सी रिपेयर करवाई है? तो इन्होंने हमें रिपेयर के बिल दिखवाए, हमने उसकी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली कि वाकई रिपेयर्स हुई थी, जीएसटी चेक किया, सब कुछ चेक किया, एक्सपर्ट से पूछा कि वाकई इस मशीन में इश्यूज तो आए थे, पुराना जो सामान है उसके बारे में कंफर्मेशन ली गई, स्क्रैप में सेल होता है पुराना सामान, स्क्रैप में सेल भी हुआ था, तो रियलिटी हमें पता चली कि वाकई ही कोई सिचुएशन ऐसी थी। तो हमने क्वेश्चनिंग की तो हमें क्या पता चला कि ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमें लगा फ्रॉड हो सकता है, बट क्वेश्चनिंग करने से पता चला कि एक्चुअली फ्रॉड नहीं कमिट हुआ है। जबकि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन जो ये कह रहे हैं रिपेयर और ये हमने इनसे पूछा होता और इनमें से कोई भी चीज इनके पास प्रोवाइड करने के लिए ना होती, तो ऐसे सिचुएशन में हमें डाउट क्लियरली हो जाता कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और हाई चले जाता। ना फोर्थ कोड जो हमारा है एड में क्या आता है? सिचुएशंस दैट सजेस्ट नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स in addition to those required by SS। यह एग्जांपल देता है कि 402 के बीच में it says rely on the report if it is from CA, but we may not rely because of bad past experience with in the
any other assignment with respect to this specific person, this specific CA. So essentially आपको कोई प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं. अब 402 क्या कहता है कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का आप अलग से जो है काम करवा रहे हैं. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आउटसोर्सिंग की गई है. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गए हैं उसने काम किसी को आउटसोर्स किया है अपना, उस जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो काम आउटसोर्स किया गया है स्पेसिफिकली अकाउंटिंग का. अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो काम ठीक किया या नहीं किया उसकी रिपोर्ट हम मंगाते हैं. उनका ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट भेजता है 402 के मुताबिक. ये रिपोर्ट जो है ये हमें क्लैरिटी देती है कि चीजें सही चल रही है कि नहीं. बट हमारा एक्सपीरियंस इस स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा नहीं रहा है, विच मीन्स हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, एक हमें एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा जो हमें ओवरऑल कंडीशन के बारे में समझाए. दो, हम शायद इनकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करें. हम शायद इनसे और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लें. उनकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह की हम सपोर्ट मांगें कि हमें आके कुछ प्रोसीजर्स कंडक्ट करके देखने हैं, तो वो हमें अलाउ कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशन के बीच में डाउट अराइज हो सकता है. और जहां पे भी एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ सिचुएशन व्हिच शुड मेक अस मोर अलर्ट. तो ये हमने अपना कोड खत्म किया आरसी में फ्रॉड. आरसी में फ्रॉड में हमने पहली चीज पढ़ी सी, जो पहला पॉइंट है, और आर जो सेकंड पॉइंट है सी, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, यानी एक से दूसरा एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दूसरा, इंफॉर्मेशन जो रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट कर रही है. ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो डाउट क्रिएट कर रही है ओवर डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज. थर्ड, इंडिकेशंस, कंडीशंस ऐसी मिली है जो हमें फ्रॉड का इशारा कर रही हैं. और चौथा, लास्ट, यानी हमें स्टैंडर्ड्स एक्स्ट्रा लगाने पड़े. हमें स्टैंडर्ड्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, मतलब एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सेड इन द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड. तो एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे. तो भी क्या कहते हैं, ये अलर्टनेस इंक्रीज करने का एग्जांपल है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. ओके, हमने पढ़ा था कि हमें पीएस मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट, जिसका मतलब मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट इज नेसेसरी. क्यों 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 जरूरी है कि हम थ्रू आउट द ऑडिट, जो हमने कहा था प्लानिंग एंड देन परफॉर्मिंग यानी थ्रू आउट द ऑडिट आप मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को. क्यों? क्योंकि रिस्क है. ये रिस्क किस चीज का है? डोले डोले दिल में न डोले. ज्यादा हो गया सर. फोकस 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 फोकस. ओके, गाना आप देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, डेफिनेटली देखिएगा. हुआ है क्या, हुआ क्या है? ए साइलेंट ले लो या ए पहले बड़ा ले लो, डबल ओ है और फिर एक ए है, या फिर बेसिकली तो साइलेंट पहले वाला रखना लॉजिकल है, फिर डबल ओ एंड देन बड़ा वाला ए. कहता है थ्रू आउट द ऑडिट आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए. थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करने का क्या बता रहा है? नहीं मेंटेन किया तो रिस्क है तीन चीजों से रिलेटेड. सबसे पहला ओ, उसका क्या कहता है? ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. दूसरा, ओवर जनरलाइजेशन. तीसरा, इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस. बट क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि गड़बड़ हो सकती है. ये बात आपको याद है पहले से. तो ये है क्या बेटा? पहला ओ जो है वो क्या है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन. किस चीज की? ऑडिट एविडेंसेस के थ्रू जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको ओवर जनरलाइज कर देते हैं. और लास्ट है इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस. मतलब क्या कह रहा है? कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे आपको डाउट होना चाहिए. जैसे वो जो फ्रॉड वाली बात की थी हमने, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, फ्रॉड के बीच में क्या पड़ा था? चेंज हो गया था परसेंटेज. और परसेंटेज जो चेंज हुआ था उसकी वजह से आपको डाउट होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ओवरलुक कर दिया तो सर सत्यानाश हो जाएगा. फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो आपने मेंटेन ही नहीं किया. एंड इन दो सिचुएशंस, सबसे टिपिकल सिचुएशंस आपके लिए राइज हो सकती हैं. आप ओपिनियन गलत क्रिएट कर देंगे, जबकि यहाँ फ्रॉड फैक्टर्स जो है बहुत क्लियरली पता चल सकते थे अगर आप थोड़े और प्रोसीजर्स लगाते और ध्यान देते इन चीजों के ऊपर. सो नेवर स्किप दोज थिंग्स. ऑलवेज कीप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. तो पहली चीज, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. इसके बीच में क्या कहता है? चेंजेस इन फ्यूल कंजम्पशन के बीच में डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड पता चल सकता है. जैसे हमने पीछे पढ़ा था, फ्रॉड की कंडीशंस मिल रही हैं, 5% और 20% का चेंज आ रहा था. इस चेंज की वजह से हमने क्या कहा था? ये जो चेंज आ रहा है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस हैं. तो अगर आपने ऐसी कंडीशन जो आपको डिफरेंस दिखाई दिया, आपने सोच लिया कि अरे यार पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मशीन खराब हुई थी और वही सब कुछ था, फिर वही कहानी सुनाएंगे, छोड़ ना, वही तो हुआ होगा, अरे रहने दे. आपने इसको ओवरलुक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. हो सकता है इस बार वाकई ही फ्रॉड हो.
और बड़े पैमाने का फ्रॉड हो। शायद इस बार परसेंटेज जो आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वही की वही है, लेकिन अमाउंट्स उससे भी 4 गुना ज्यादा हो इस बार। तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप इसको ओवरलुक करेंगे तो रिस्क रह जाएगा। ये रिस्क है अपने आप में, इसलिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो परसेंटेज चेंज इन फ्यूल कंजम्पशन में लीड टू डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, इससे हम बचना चाहते हैं। और दूसरा हमारा कोड है ओवर जनरलाइजेशन व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। जैसे कहते हैं सैलरी एक डिपार्टमेंट की हमने चेक की एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट सैलरी ऑफ अदर 3 डिपार्टमेंट्स वुड आल्सो बी सेम। अब इस सिचुएशन में कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने एक डिपार्टमेंट की सैलरी चेक की और वो सब कुछ ठीक ठाक निकल के आ गया, दैट डज नॉट मीन कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी सैलरीज बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आप ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते हो इस चीज को। आपने ओवर जनरलाइज किया तो इसमें इशू क्या आ जाएगा कि आप चेकिंग ही अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे हो, प्रोसीजर्स ही अप्रोप्रिएट नहीं लगा रहे हो, आप बच रहे हो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के पॉइंट को आप खराब कर रहे हो। आपने एफिशिएंटली जल्दी तो काम कर लिया लेकिन इफेक्टिवनेस खराब हो गई। और शायद बहुत बड़े फ्रॉड्स थे जो किसी और डिपार्टमेंट में आपको पता चलने थे, बट कुछ गिने चुने डिपार्टमेंट्स में चेक करके आपने क्या किया, आपने कंफर्मेशन दे दी, कंक्लूजन क्रिएट कर दिए और ओपिनियन क्रिएट कर दिया सही। दिस इज एन ऑडिट रिस्क। तो कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट आपको मेंटेन करना चाहिए ऐसी परेशानियों से बचने के लिए। और थर्ड हमारा जो है वो क्या है, यूजिंग इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस इन डिटर्मिनिंग NTE, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपने assumption लगा ली कि क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि इनका इंटरनल कंट्रोल हमेशा से अच्छा रहा है इसलिए कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, अगर आपने ऐसी बातें सोच ली तो सर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस assumption के बेसिस पे मतलब ये है कि हम मान के चल रहे हैं फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता, मिस स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती, तो हम चेक करना बंद कर देंगे, हम अपनी NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स रिड्यूस कर देंगे और उसकी वजह से हम डिटेल में चेकिंग नहीं करेंगे। डिटेल में अगर चेकिंग नहीं की, सैंपल साइज सही सिलेक्ट नहीं किए, सही एरियाज में हमने जहां पे हमें गड़बड़ होने के चांसेस पता चल सकते थे, अगर वहां चेकिंग नहीं की तो सर फ्रॉड हाथ से निकल के चला जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ अगर नहीं होगा तो कल को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि हमने ऑडिट सही तरह से कंडक्ट किया था। तो इसमें एग्जांपल क्या देता है, एज्यूम करना कि एम्प्लॉइज विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years विद द कंपनी आर ऑनेस्ट, इसलिए नो नीड टू चेक सेल्स एग्जीक्यूटेड बाय देम। ये तो वही मैनेजमेंट वाली बात हो गई फिर से कि आपने क्या कहा, मैनेजमेंट क्योंकि पहले कभी फ्रॉड नहीं की इसलिए अभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। बट ये पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है कि फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सैलरी बनाई और जिन लोगों ने आपको चेकिंग करवाई वो लोग पहले से ही ठीक माने जाते थे। तो आप इनअप्रोप्रिएट असम्पशन लगा रहे हो कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को पहले वाला मान के चल रहे हो, इसलिए आप क्या करोगे, आप चेकिंग प्रॉपर्ली नहीं करोगे और ये आपको भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। तो 3 चीजें, ओवर जनरलाइजेशन, ओवरलुकिंग सर्कमस्टांसेस, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजेशन इवैल्यूएशन करते हुए और इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस लेना, ये तीनों चीजें जो है ये रिस्क है अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को थ्रू आउट ऑडिट मेंटेन नहीं किया। सो यू बेटर स्टार्ट मेंटेनिंग दिस थ्रू आउट द ऑडिट। ओके, हमने अपना आका खत्म कर लिया, हमने अपना आरसी में फ्रॉड खत्म कर लिया और हमने अवा खत्म कर लिया। ये 3 बातें खत्म हुई और हमने प्लान एंड परफॉर्म थ्रू आउट द ऑडिट भी खत्म कर लिया। जब हमारे लास्ट पार्ट अब 2 बचे हैं, फर्स्ट पार्ट being कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। डेफिनेशन का थर्ड पार्ट, इसमें क्या कहता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स consideration of the size, sufficiency and appropriateness of the audit evidence obtained, but in the light of circumstances. जैसे क्या कहता है, for example, in the case where fraud risk factors exist, और एक single document of a nature जो susceptible है to fraud, and that is the only sole supporting evidence for a material financial statement amount. जैसे कोई FD हो सकती है, इस FD के बीच में जो अमाउंट दिया गया है वो बहुत मटीरियल है और हम आज तक इनके ऊपर विश्वास करते आए, लेकिन अभी कोई ऐसी कंडीशंस फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाली हमारे सामने आ गई हैं और ये सोल डॉक्यूमेंट है हमारा इन कंडीशंस के बीच में। अल्दो हम पहले इनके ऊपर विश्वास कर लेते थे, आज तक विश्वास करते आए हैं, लेकिन इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर की कंडीशंस की वजह से हम अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
एविडेंस लेना पड़ेगा। एडिशनल एविडेंस क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे हम बैंक से, हम बैंक से कंफर्मेशन लेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि गड़बड़ एक्चुअली है या नहीं है। और ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने खुद लेनी है हर हाल में। बीच में हम ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसके बीच में क्या कहता है कि आपको साय कलेक्ट करना है, एंड दैट आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग। सर्कमस्टांसेस का मतलब है अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो साय कम में भी हमारा जो है सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर कंडीशंस खराब चल रही है तो सर आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इंक्रीज करनी पड़ सकती है, राइट। एंड नाउ द लास्ट टू पार्ट्स के बीच में दो कीवर्ड्स हैं। वन इज जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और द स्टेटमेंट्स गिवन टू अस, एंड सेकंड इज कि हम इनकी ऑनेस्टी को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। अब इसके बीच में बोलता क्या है आपको? Auditor may accept records and documents as genuine unless auditor has reason to believe the contrary. One thing. And auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of entities management and those charged with governance. Nevertheless, a belief that management and those charged with governance, TCWG, are honest and have integrity, इस बात से relieve नहीं कर सकते हम auditor को of the need to maintain PS or allow auditor to be satisfied with less than persuasive audit evidence when obtaining reasonable assurance. मतलब क्या कह रहा है कि पहली बात, आप डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मान के चलेंगे प्राइमा फेसी, आप उसके बीच में डाउट पहले से अराइज नहीं होने देंगे जब तक कि कोई अलर्ट रहने वाली कंडीशंस आपको दिखाई नहीं देती हैं, कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट की बातों के ऊपर डाउट, कोई इंफॉर्मेशन आपकी पकड़ में आ गई है, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, कोई जवाब आपको सही नहीं मिला, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले हैं। जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी तब उसके जेन्युइन ना होने पे सवाल उठाया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी नहीं है। बट अदरवाइज आप उसे प्राइमा फेसी जेन्युइन मान के चलेंगे, नहीं तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो बुरी हालत हो जाएगी, हम पागल हो जाएंगे। इट मींस हम इन्वेस्टिगेटिव मोड में चले जाएंगे अगर हमने उसको जेन्युइन नहीं माना। जेन्युइन मानेंगे, सिचुएशंस आएंगी तो अलर्ट रहेंगे। दूसरी बात कहता है ऑनेस्टी को डिसरिगार्ड नहीं करना है, बट क्या कहता है, जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पिछले सालों में बहुत अच्छी रही है, डज नॉट मीन्स कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को रिड्यूस कर देंगे, अच्छे से नहीं लगाएंगे। या फिर क्या कहता है कि हम लेसर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से सेटिस्फाई हो जाएंगे व्हाइल ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? रीजनेबल एश्योरेंस इज लेवल ऑफ एश्योरेंस जहां पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जहां पे हमें लग रहा है कि हमने अपने प्रोसीजर्स बेस्ट पॉसिबल लेवल पे लगा दिए और जो हमें रिस्पॉन्सेज, डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए थे साई लेवल पे हमने कलेक्ट कर लिए। जैसे ही साई पूरा हो जाता है हम कंसिडर करते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल चुकी है। तो बेसिकली अब लास्ट दो कीवर्ड्स आपके जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एंड सेकंड इंटीग्रिटी को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं शुरू से लेके आका, अलर्ट रहेंगे टू कंडीशंस जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे जब ये सिचुएशन दिखाई देगी। सर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस करेंगे, सारा काम करके जो एविडेंसेस आए उनको बहुत क्रिटिकली असेस करेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हुए ये देखने के लिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। सुन तो रहे हो ना? गुड। और अगली बात क्या कहता है? क्या कहता है? सोचो, आरसी में फ्रॉड, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, फ्रॉडुलेंट इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, मतलब कंडीशंस दिखाई दे रही हैं और एडिशनल प्रोसीजर्स अपार्ट फ्रॉम दैट टोल्ड बाय द एसे आपको लगाने पड़ रहे हैं। देन हवा आता है। हवा क्या कहता है? हवा कहता है ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी है, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांस नहीं करना है, ओवर जनरलाइजेशन इवैल्यूएशन करते हुए ऑडिट एविडेंस की, और लास्ट में इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट नहीं लगानी है, राइट। एंड लास्टली क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे, साय कलेक्ट करेंगे, फिर हमारा जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, एंड लास्टली किस चीज की बात करता है? याद है ना किस चीज की? सर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। यहां हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म खत्म होता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू पुट अ कमेंट एंड टेल मी if you like the way I have taught this concept. I have simplified this concept and I believe it would have captured in your memory by now. और अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाऊं, I will definitely come with such videos, but you have to put a comment and tell me what is it, which complex topic is it, which
big topic is it that you will like me to explain you in a simplified manner? And I will definitely come with that. I will myself be coming with a number of important topics, but your comments, your suggestions matter a lot. So kindly put those below. And if you like, do like the video. You disliked, do dislike, but do tell me why did you dislike so that I can improve. Thank you so much. Pranam. अच्छे से पढ़ते रहे and surpass the unsurpassable. मतलब इसका समझना हो तो गूगल पे जाके समझो, अगर समझ नहीं आए तो मेरे से पूछना. Thank you so much.